Good morning, students. Today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 9, internal trade. Okay. So first of all we have to know about the meaning of ट्रेड कि ट्रेड क्या होता है. आपको लास्ट लेक्चर्स में लास्ट वीडियोस के थ्रू करवाया हुआ है कि ट्रेड क्या है. ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट कि जब हम बाय एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसको हम बोलेंगे ट्रेड. ठीक है. ट्रेड में मेनली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. क्या इन्वॉल्व होती हैं? एक तो बाय होना, देन सेलिंग करनी, दूसरी पेमेंट इन्वॉल्व होती है मनी की. ठीक है. जैसे अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, वैसे ही गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उसको हम ट्रेड नहीं बोलेंगे. ट्रेड हम किसको बोलेंगे? जब हम बाइंग एंड सेलिंग भी कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की और बदले में एक दूसरे को पेमेंट भी कर रहे हैं. ठीक है. जैसे मैंने कोई चीज़ बाय की है मिस्टर एक्स से, मैंने कोई चीज़ मैं वाई हूँ और मिस्टर एक्स से मैंने कोई चीज़ बाय कर ली है, तो बदले में मैं उसको क्या करूँगी? पेमेंट करूँगी मनी की फॉर्म में. ठीक है. तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? वो चीज़ ट्रेड कहलाई जाएगी कि एक्स ने मेरे को गुड्स दी और मैंने बदले में उसको पेमेंट की है. ठीक है. तो ये क्या है? ट्रेड. ट्रेड मीन्स ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. जब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बाय एंड सेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड बोलेंगे. व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री देन इट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड. क्योंकि आपका ये चैप्टर क्या है? इंटरनल ट्रेड. ट्रेड का मतलब आपको पता चल गया कि जब क्या करते हैं हम बाय करते हैं चीज़ों को और सेल करते हैं. अब इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है? इंटरनल ट्रेड का मतलब है कि जब ये बाइंग एंड सेलिंग हम करते हैं अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर रह के, अपनी कंट्री के अंदर रह के जब ये बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. ठीक है. जैसे कि इंडिया के लोग इंडिया में ही बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल ट्रेड. ठीक है. और दूसरी बात ये है, इंटरनल ट्रेड हम उसको भी बोलते हैं, तब भी कहा जाता है कि जब हम कोई भी पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो रिसीव कर रहे हैं या फिर किसी को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इन द कंट्रीज़ नेशनल करेंसी कि रुपीज़ में. मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में ही मैं गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बाय एंड सेल कर रही हूँ और बदले में पेमेंट कर रही हूँ और वो पेमेंट जो है वो मेरी रुपीज़ जो हमारी इंडिया की करेंसी है उसमें हो रही है. देन इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंटरनल ट्रेड. उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. ठीक है. इंटरनल ट्रेड के दो नेम्स और भी हैं. कौन कौन से हैं? होम ट्रेड एंड इनलैंड ट्रेड. सो इससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है. इंटरनल ट्रेड इज़ the combination of two words, internal and trade, in which trade means buying and selling of goods and services for earning profits कि जब हम profits को earn करने के लिए buy and sell करते हैं. एंड इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर रह के ही ट्रेड करते हैं, अपनी कंट्री की करेंसी में बैठ के एक अपनी कंट्री की करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, देन उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड. क्लियर. देन नेक्स्ट आपको कुछ यहाँ पे इसके फीचर्स दिए हैं कि इंटरनल ट्रेड में मेनली क्या है. जो अभी मैंने आपको समझाया है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको फीचर्स गिवन है. फर्स्ट क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो विद इन द कंट्री होती है, देन उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. देन नेक्स्ट फीचर क्या है कि पेमेंट अगर हम कोई भी कर भी रहे हैं या फिर कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी कंट्री की करेंसी में ही होगी. कि अगर हम यूएसए से हैं तो वो डॉलर्स की फॉर्म में होंगी, अगर हम यूके से हैं तो वो पॉन्ड्स की फॉर्म में होगी, अगर हम इंडिया से हैं तो वो रुपीज़ की फॉर्म में होंगी. देन देर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय द ट्रेडर्स. आपने इंटरनेशनल ट्रेड जो है चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको पता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करती है तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है. बट इसी के ही ऑपोजिट अगर हम अपनी कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, अपनी कंट्री की लिमिट्स के अंदर रह के ट्रेड कर रहे हैं, देन हमें बहुत ही कम या फिर कोई भी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो फुलफिल करनी नहीं पड़ती, कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता. देन वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि जब हम इंटरनली ट्रेड कर रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर रह के ट्रेड कर रहे हैं, देन वी कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट आवर गुड्स. हम कोई भी मोड यूज़ करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो हम मतलब बस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ट्रक्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. एयर मोड्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो हम काफ़ी तरह के हमारे पास फैसिलिटीज़ हो जाती हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए. क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आता है? टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. नॉर्मली वी हैव टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड.
फर्स्ट हमने करना है होलसेल ट्रेड, जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर होता है होलसेल ट्रेड। आपने कई बार सुना भी होगा अपने पेरेंट्स को कहते हुए कि हाँ हमने ये चीज़ होलसेल से ख़रीदी है तो हमें इजी मिल गई है, ईज़िली मिल गई है, चीप प्राइस पे मिल गई है और हमने बल्क में ख़रीदी है। ठीक है, सबसे पहले तो जब आप शॉप्स में किसी शॉप में जाते हो तो वो शॉप वाले जो हैं, आप तो एक आधी चीज़ लेने जाते हो शॉप से, और वो जो शॉप वाले हैं वो फर्दर किसी होलसेल मार्केट से सारे प्रोडक्ट्स खरीद के लेके आते हैं और होलसेल मार्केट से वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद के लेके आते हैं और चीप प्राइसेस पे। सो दो फीचर्स आपने इसके ध्यान में रखने हैं कि होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदते हैं और सस्ते प्राइस पे ख़रीद लेते हैं। ठीक है, और हमारे जैसे लोग सीधा होलसेलर से चीज़ें जो हैं वो कम ही खरीदते हैं। ज़्यादातर रिटेलर्स जो हैं जिन्होंने आगे सेल करना होता है प्रोडक्ट्स, जैसे कि शॉप्स हमारी लोकेलिटी में होती हैं, वो आगे जाके होलसेल से चीज़ें परचेज़ करके लेके आते हैं होलसेल ट्रेडर्स से। ठीक है, अब आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, आपको तो पता भी लग जाएगा। देखिए, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन द लार्ज क्वांटिटी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि गुड्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में सेल की जाती हैं। एंड द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड, जो पर्सन इस होलसेल ट्रेड का काम कर रहा होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को सेल कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होलसेलर। ठीक है, जो ये पर्सन काम कर रहा होता है कि लार्ज क्वांटिटी में जो पर्सन सेल कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब होलसेलर कहाँ से खरीदता है? होलसेलर जो है वो सीधा मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदता है और बल्क में खरीदता है एंड सेल्स देम इन द स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर। देखिए बेटा, ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझाती हूँ। ये है कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर ने चीज़ किससे खरीदी है? कंज्यूमर ने चीज़ खरीदी है रिटेलर से। रिटेलर किसे बोलते हैं? जो आपकी आसपास लोकेलिटी में शॉप्स होती हैं जहाँ से आप सोप्स वगैरह हैं, बिस्किट्स वगैरह ख़रीदने जाते हो, कन्फेक्शनरी की शॉप्स हैं, दूसरी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं। ठीक है, तो वो उन शॉप्स को हम क्या बोलेंगे? रिटेल शॉप्स। देन अगर कन्फेक्शनरी की शॉप है, ब्रेड्स वगैरह वहाँ पे मिलती है, तो वो रिटेलर जो है वो कहाँ से चीज़ें खरीद के लेके आता है? वो लेके आता है होलसेलर से। जो होलसेलर है वो लार्ज क्वांटिटी में ब्रेड्स वगैरह जो है वो इनको डिलीवर करके जाता है रिटेलर्स को, यानी कि शॉपकीपर्स को। अब जो होलसेलर्स हैं वो कहाँ से चीज़ें लेके आते हैं? होलसेलर सीधा मैन्युफैक्चरर से चीज़ें लेके आते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हम किसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जो ब्रेड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बोलेंगे हम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कि ये पर्सन वो है जो एक्चुअली में चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। देन मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है? होलसेलर को दे रहा है। होलसेलर आगे रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर आगे कंज्यूमर को दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो मैं फर्स्ट आपको टाइप करवा रही हूँ ट्रेड की, वो है होलसेल ट्रेड, जो कि मैन्युफैक्चरर से चीज़ें लेके आता है। देता किसको है? रिटेलर को देता है। ठीक है, और ये लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ करता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि कंज्यूमर रिटेलर से लेता है, रिटेलर आगे होलसेलर से, और होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरर से चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ करता है और आगे ही लार्ज क्वांटिटी में रिटेलर को सेल कर रहा है और रिटेलर आगे कंज्यूमर को कर रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ 1000 बिस्किट्स की, कि होलसेलर जो है वो 5000 बिस्किट्स जो है वो लेके आया है मैन्युफैक्चरर से, आगे रिटेलर उससे 2000 लेके गया और जो कंज्यूमर है वो 10 बिस्किट्स लेके गया अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस तरह ये जो है चीज़ों को डिलीवर करते हैं आपस में, एक चेन चलती है इनकी। तो सबसे पहली चेन हमारी यहाँ पे कौन सी आ रही है? मतलब सबसे पहला हमारा जो ट्रेड है वो कौन सा है? होलसेल ट्रेड, जिसमें होलसेलर की बात की जाती है, जो कि गुड्स डायरेक्टली कहाँ से लेके आता है? मैन्युफैक्चरर से, जो कि चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, बल्क में लेके आता है और उनको स्मॉल लॉट्स में, छोटे छोटे लॉट्स में सेल करता है रिटेलर को। ये किसी को 10 चाहिए चीज़ें, प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 20 चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली देता है। एंड द होलसेलर एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। जो होलसेलर है वो रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर में एक मिडल मैन का काम करता है, इनको आपस में चीज़ें जो हैं वो डिलीवर करवाता है एक से लेके दूसरे को। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं इसके, अब आपने इसका मीनिंग पढ़ लिया तो आपको इसके फीचर्स जो हैं वो भी क्लियर होंगे। सबसे पहला क्या है कि एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, लार्ज क्वांटिटी में सेल करता है एंड स्पेशलाइज्ड होता है इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक ही तरह की चीज़ें मतलब बेचने में वो स्पेशलाइज होता है। कौन? जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टेशनरी की आइटम्स ही वो सेल कर रहा है,
फूड ग्रेन्स की आइटम ही सेल कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। देन होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ पैसे जो है, फंड्स जो है वो खर्च कर देता है गुड्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को लेके आ रहा है देन उसको मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है wholesaler generally sell goods in small lots to the retailers and the margin of the profit of wholesaler is low। जनरली जो wholesaler का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रिटेलर, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, होलसेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन। ये जो आपको मैंने अभी चेन बना के दिखाई, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर में, उसमें ये जो फर्स्ट इंटरमीडियरी होता है, सबसे पहला बीच वाला पर्सन होता है, मिडलमैन होता है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस करवाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होलसेलर ट्रेड एंड होलसेलर एंड इट्स फीचर। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक क्या है, दैट इज़ सर्विसेज ऑफ द होलसेलर। अब होलसेलर जो है वो कौन कौन से ऐसे पर्सनस हैं जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज मतलब सेवाएं देता है, ठीक है। होलसेलर प्रोवाइड मैनी वैल्यूएबल सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द रिटेलर। कि मैंने जब आपको पता है कि जो होलसेलर है वो एक मिडल मैन की तरह काम करता है रिटेलर के बीच में एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। तो यहाँ पे याद करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, सिंपल आपने यही याद रखना है कि ये दो पर्सनस को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करेगा और दूसरा रिटेलर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्विसेज दी हैं। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरर को वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सबसे पहला है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल, कि उनको एक तरह के बेनिफिट्स देता है कि जब वो लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। होलसेलर हेल्प द मैन्युफैक्चरर्स टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस एज दे बाय गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को एक तरह का बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवाते हैं। कैसे फ़ायदा करवाते हैं कि जो होलसेलर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स जो हैं वो परचेज़ कर लेते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स से लार्ज क्वान्टिटी में गुड्स जो हैं वो परचेज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, दे बाय इन बल्क विच इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑल्सो टू प्रोड्यूस इन बल्क। अगर जो होलसेलर है वो बल्क में चीज़ें खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, उनको भी एक तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो भी आगे बल्क में चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस करें। कि अगर वो ज़्यादा लॉट्स खरीद रहा है होलसेलर, तो इनको भी ज़रूरत पड़ेगी कि वो ज़्यादा लॉट्स बनाएं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। सो इस तरह लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं होलसेलर के द्वारा टू द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट है इसमें सेल प्रमोशन। होलसेलर एम्प्लॉय सेल फोर्स टू रीच रिटेलर्स लोकेटेड इन द फार कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। द सेल पर्सन्स ऑफ होलसेलर perform the task of persuading the retailers to display and sell the goods at their retail outlets। कई बच्चों के अगर घर पे पेरेंट्स की शॉप्स होगी तो उनको पता होगा कि जब जैसे वो खुद कहीं से अपना माल उठा के लेके आते हैं, जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स उठा के लेके आते हैं, तो वो जहाँ से वो लेते हैं वो होलसेलर्स ही होते हैं, ठीक है। और जो होलसेलर है वो आके शॉपकीपर्स को एक तरह का परसेड भी करते हैं, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे प्रोडक्ट्स खरीदिए, आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदिए। जैसे कॉस्मेटिक्स की शॉप है तो कॉस्मेटिक्स के होलसेलर आके रिटेलर्स के पास आएंगे कि आप लैक्मे के प्रोडक्ट्स खरीदो या फिर आप लॉरियल के खरीदो, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब ये जो होलसेलर्स हैं ये सेल प्रमोशन का भी काम करते हैं, एक तरह की कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन का भी काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें सेल कर पाएँ और प्रॉफिट्स जो हैं वो कमा पाएँ, ठीक है। सो एक तरह की प्रमोशन का काम भी कौन करते हैं, होलसेलर करते हैं। एडवर्टीजमेंट्स की जैसे ये भी गुड्स को एडवर्टाइज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है मार्केट इन्फॉर्मेशन। होलसेलर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स टू द मैन्युफैक्चरर। अब क्यों कई बार क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली होलसेलर से भी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं,
या फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर के साथ डील तो करता ही है, तो जो रिटेलर है वो होलसेलर को बताता है कि आजकल जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा पसंद आ रही हैं और इस तरह की चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही। सो इस तरह के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की इन्फॉर्मेशन भी होलसेलर जाके किसको देता है, मैन्युफैक्चरर को देता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स अपने जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर्स की नीड के अकॉर्डिंगली गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज। होलसेलर जो है वो स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो गुड्स को बल्क में जो है परचेज़ करता है, और वो मैन्युफैक्चरर को एक तरह का रिलीव कर देता है फ्रॉम मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। लाइक मैन्युफैक्चरर ने 500 गुड्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं और होलसेलर ने 500 के 500 ही ले लिए हैं, तो जो स्टोरेज की जिम्मेवारी है वो भी होलसेलर ही उठाएगा, मैन्युफैक्चरर को किसी तरह की स्टोरेज की जिम्मेवारी उठानी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सर्विस आ जाती है फाइनेंसिंग। होलसेलर जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को फॉर बाइंग द गुड्स फॉर कैश, कि वो गुड्स जनरली कैश में परचेज़ कर लेते हैं और बल्क में भी परचेज़ करते हैं और कैश में भी परचेज़ करते हैं, जिसके साथ सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो किसको होता है, मैन्युफैक्चरर्स को होता है। इस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं ये होलसेलर्स। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन। होलसेलर कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू फाइंड आउट द प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, के होलसेलर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं, मार्केट में घूमते रहते हैं, कस्टमर से रिव्यू लेते रहते हैं प्रोडक्ट्स का और उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को अब किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं अच्छे लगते हैं, कौन से नहीं अच्छे लगते, किस तरह की फैसिलिटी उन्हें अच्छी लगती है, किस तरह की क्वालिटी उन्हें पसंद है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जाके मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन के ऊपर क्या करें, कंसंट्रेट करें, ठीक है, और उसके ऊपर अटेंशन दें। बाकी की बॉदरेशंस जो हैं वो आप भूल जाएं। ठीक है, बाकी सारी बॉदरेशन जो हैं वो सारी कौन उठाते हैं, होलसेलर्स उठाते हैं। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। By maintaining the large stock of goods, the wholesaler can regulate the supply of goods. If goods are in shortage and demand is more, then stocks are cleared from the godowns. देखिए कई बार क्या होता है कि गुड्स जो हैं वो शॉर्टेज हो जाती है उनकी, बट उनकी डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस केस में क्या करते हैं जो होलसेलर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं गुड्स जो हैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स को, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो स्टेबल रहे, प्राइस जो है वो उसमें किसी तरह का चेंज ना आए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है, मतलब उसकी शॉर्टेज होती है गुड्स की, देन जो है रिटेलर जो है वो चीज़ों का प्राइस जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो इस चीज़ को स्टेबल करने में भी कॉल हेल्प करता है, होलसेलर करता है कि जब उनके पता लगता है कि चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, देन वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। सो ये थी कुछ सर्विसेज जो कि होलसेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी टू द मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद सर्विसेज आती हैं जो होलसेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं टू द रिटेलर्स। सबसे पहले क्या है, वैरायटी। रिटेलर्स नीड टू कीप अ वैरायटी ऑफ गुड्स। आपको पता है कि जो रिटेल शॉप्स होती हैं वहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स होती है। आप किसी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाओ तो वहाँ पे कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होंगे, इवन के परफ्यूम ही वहाँ पे कितने ब्रांड्स के होते हैं। तो वो क्या रखते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो रखते हैं। और जो होलसेलर है वो क्या करते हैं, वो उन्हें एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट की वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत तरह की गुड्स जो हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द रिटेलर टू अप्रोच डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली। सो होलसेलर परफॉर्म द टास्क ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड असेंबलिंग गुड्स फ्रॉम सेवरल मैन्युफैक्चरर। जो होलसेलर होते हैं, जैसे अगर वो परफ्यूम की कंपनी में परफ्यूम की गुड्स में काम कर रहे हैं, तो वो परफ्यूम अपने पास एक ही ब्रांड का नहीं रखेंगे, काम वो परफ्यूम का ही करेंगे, बट ब्रांड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, जैसे कोई एक्स परफ्यूम रख लिया, कभी कुछ रख लिया, कोई कुछ रख लिया, आधे फॉग के रख लिए। ठीक है, तो वो ब्रांड्स डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे, बट काम जो है वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही करेंगे। सो इस तरह से जो है वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है होलसेलर के द्वारा टू द रिटेलर्स को, क्योंकि रिटेलर्स को वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स लेने के लिए उसको मैन्युफैक्चरर्स के पास, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके घूमना नहीं पड़ता। नेक्स्ट इसके बाद आ जाती है
सर्विस दैट इज़ रेगुलर सप्लाई। जो होलसेलर्स हैं वो लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं एज यू ऑलरेडी नो। सो इस तरह से वो रेगुलर सप्लाई भी करते हैं अपने रिटेलर्स को, ठीक है। वो अपने वेयर हाउस से इमीडिएटली गुड्स जो है प्रोवाइड कर देते हैं जब भी किसी तरह की शॉर्टेज आती है टू द रिटेलर। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग। होलसेलर जैसे अपने मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस करता है वैसे ही वो रिटेलर्स को भी कई बारी फाइनेंस करता है। वो क्रेडिट पे गुड्स जो हैं सेल कर देता है, ठीक है। देन देयरफॉर रिटेलर्स नीड नॉट मेंटेन लार्ज वर्किंग कैपिटल, जिसकी वजह से रिटेलर्स को हमेशा अपने पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है या फिर वर्किंग कैपिटल जो है वो हमेशा मेंटेन करके नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि होलसेलर कई बार उनको क्रेडिट पे भी चीज़ें दे जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रिस्क बेयरिंग। होलसेलर बेयर द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड, रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट एंड रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड स्पॉयलेज इन वेयर हाउस। अब क्योंकि आपको पता है कि जो होलसेलर है वो स्टोरेज का काम भी खुद ही कर रहा है, ठीक है। वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स भी परचेज़ कर रहा है, ठीक है, और वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन भी खुद कर रहा है। ये तीनों काम वो खुद करता है। तो इन तीनों चीज़ों में रिस्क है। रिस्क कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन में रिस्क कैसा है कि चीज़ें आते आते चोरी हो जाए, कहीं उनकी ट्रांसपोर्टेशन का किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनकी चीज़ें ख़राब हो जाएं आते आते, स्टोरेज में उनकी चीज़ें ख़राब हो जाएं, पड़ी पड़ी ख़राब होने लगे, सड़ने लगे, स्पॉइलेज हो जाए चीज़ों की। और जब वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करते हैं उस केस में उनको क्या रिस्क बियर करना पड़ता है कि जैसे उन्होंने तो चीज़ें जो है लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ कर ली, बट अगर जो चीज़ें उन्होंने परचेज़ की हैं उसकी आगे जाके अगर डिमांड कम हो जाए, लोग वो चीज़ें लेना ही बंद कर दे। जैसे उसने ओरियो के बिस्किट्स ले लिए, आजकल अगर कोई ओरियो के बिस्किट कोई भी खाना बंद कर दे तो अल्टीमेटली नुकसान किसको बियर करना पड़ेगा, होलसेलर को, ठीक है। सो इस तरह की ज़्यादा रिस्क बियरिंग भी कौन करता है, रिस्क कौन उठाता है ज़्यादा, कौन उठाता है, होलसेलर। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। जो होलसेलर हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ डायरेक्ट लिंक रखते हैं और जिसकी वजह से वो रिटेलर्स को बार बार इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि हाँ जी अब इस तरह के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, अब इस तरह के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, अब ये लॉन्च होने वाला है, अब ये लॉन्च होने वाला है। इसकी एग्जांपल हम अच्छी लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन्स की। मोबाइल फ़ोन्स में अब न्यू फीचर्स आ रहे हैं, किसी की बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है, किसी की कैमरा क्वालिटी जो है वो दिन ब दिन मतलब इम्प्रूव होती जाती है। सो जो मोबाइल के एरिया में जो होलसेलर्स हैं वो आके न्यू इन्फॉर्मेशन सारी रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर्स को आगे इन्फ्लुएंस कर सकें कि आप इस चीज़ के प्रोडक्ट खरीदो क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं। सो सारी तरह के न्यू प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं ये होलसेलर, किसको, रिटेलर्स को। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। एज यू ऑलरेडी क्लियर कि ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, होलसेलर प्रोवाइड करते हैं। ये सीधा रिटेलर्स के डोर स्टेप पे जाके चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर्स को घूमना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। जिस तरह ये मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करते हैं गुड्स को पब्लिक करने के, गुड्स की प्रमोशन करने के लिए, इसी तरह ये रिटेलर्स की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी में हेल्प करते हैं। काफ़ी तरह की होर्डिंग्स भी उनको, पैम्पलेट्स, बैनर्स जो हैं वो दे के जाते हैं। जैसे जो मोबाइल शॉप्स होती हैं उनके बाहर कई बार बड़े अच्छे बलून्स की फॉर्म में ऐसे वीवो के लगे होते हैं, देखा होगा शायद आपने, ऐसे वीवो लिखा होता है। तो वो सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो उन्हें कौन प्रोवाइड करके जाता है, वो होलसेलर ही प्रोवाइड करके जाता है, सो दैट कि इनकी जो सेल्स हैं वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। और काफ़ी तरह के बैनर्स और पैम्पलेट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करके जाते हैं जिससे उनकी प्रोडक्ट्स की और भी पब्लिसिटी होती है। नेक्स्ट उसके बाद है असिस्टेंस। होलसेलर जो हैं वो असिस्ट भी करते हैं, मतलब काफ़ी हेल्प भी करते हैं रिटेलर्स को, एडवाइस भी करते हैं कि आप लाइक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, टेक्निक्स किस तरह, अगर मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर कोई मशीनरी में वो डील कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स वगैरह दे रहे हैं, तो उनकी टेक्निक्स के बारे में वो सारा अपने रिटेलर्स को समझा के जाएंगे कि इस तरह इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, इस तरह नहीं करना है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं। ये सारी असिस्टेंस भी कौन देते हैं, होलसेलर देते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। होलसेलर बाय करते हैं क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में, देन वो उनको डिस्काउंट मिलता है मैन्युफैक्चरर से, और वही डिस्काउंट वो अपने रिटेलर के साथ भी शेयर कर लेते हैं। वो कहते हैं रिटेलर्स को कि अगर आप इतने प्रोडक्ट्स लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 20 लोगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। सो इस तरह से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, मतलब एक तरह का इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब होता है फ़ायदा। तो इस तरह का फ़ायदा वो अपने रिटेलर्स के साथ, होलसेलर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ साथ रिटेलर को भी करवाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होलसेल ट्रेड एंड इट्स सर्विसेज विच दे विल प्रोवाइड
टू द रिटेलर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स। सो यहाँ तक आप सारा रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमने करना है रिटेल ट्रेड। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी देन ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, टिल देन वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।